नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए लोगों को साजिशें करने पड़े। 7 साल बाद पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर चैनल इंडिया लाइव का आगाज होने जा रहा है और ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आप चाहते थे कि ऐसा ही हमारा चैनल हो और जो है यहाँ लाइव डिबेट भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और समाचार का सीधा प्रसारण भी हो, उसी को लेकर के हमने फिर शुरुआत की है उत्तर प्रदेश में। जितेंद्र गुप्ता को पुनः उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार भले ही योगी जी की हो, लेकिन सिस्टम तो वही है और सिस्टम जो चाहता है ठीक वैसे ही काम करता है। सिस्टम के काम करने का तरीका आप देख लीजिए, तो वो भी आप देख पाएंगे कि बहुत जरूरत है पारदर्शिता की, बहुत आवश्यकता है कि उसी अंदाज में काम कर सके जैसे कि मोदी जी चाह रहे थे। हमारे साथ में इस वक्त जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। हमारे साथ में इस वक्त जितेंद्र गुप्ता जी मौजूद है, ठीक चैनल की तरह 7 साल बाद और ठीक वही जिम्मेदारी फिर से संभालने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र गुप्ता साहब। क्या कहेंगे इस मौके पर कि जो आज से शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश की? जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 7 साल के बाद चैनल इंडिया लाइव जो 7 साल पहले पूरे जोर खरोशों के साथ हमारे पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में चल रहा था, किन्हीं कारणों बस ये चैनल 7 साल पहले ये बंद हो चुका था, लेकिन आज पुनः ये शुरू जो आपके सहयोग से हुआ है, ये इसका मैं आपका आभारी हूं और मैं आशा करता हूं कि अब जो 7 साल पहले जिस हिसाब से चल रहा था उससे भी ज्यादा बहुत ही तेजी से पूरे पूर्वांचल में हमारा चैनल इंडिया लाइव अग्रसर बढ़ेगा। पिछली बार जब 7 साल पहले था तो कम संसाधन भी थे और टीम को जो है तोड़ने वाले लोग भी थे। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चैनल के या ब्रांड की इमेज पर, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि चैनल के साथ साथ में वही चेहरा आ रहा है जो पहले प्रतिनिधित्व कर रहा था और आज फिर दोबारा जो है वही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चैनल के साख पर तभी लोग प्रश्न उठाते हैं जब बार बार चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन चेहरा भी वही, अंदाज नया है। जी, चैनल की वही किरणें, वही उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो मुझे लग रहा है कि चैनल इंडिया के भी उगते सूरज को सलाम फिर से करेगी। जी सर, ये तो अच्छी बात है कि देखिए जहां जो भी चीज तेजी से बढ़ते हैं तो उस चीज के पीछे अपवाद जरूर होते हैं, जी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पुनः 7 साल बाद चैनल इंडिया लाइव लेके आए हैं और वही चेहरा है, वही पुराना चेहरा है। अगर इसमें कोई कमी होती तो चेहरे बदल जाते, लेकिन बिल्कुल, ये चेहरे बदले नहीं, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अपवाद जीत तो होती हर है। जगह लगे होते हैं, हर पीछे, क्योंकि हम लोगों के पीछे इसलिए अपवाद हुआ, हम लोगों ने इसलिए पीछे पड़े कि चैनल इंडिया लाइव इतनी तेजी से आगे बढ़ा था कि लोगों को ये पच नहीं पाया कि इतना तेजी से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। इन्हीं कारणों की कुछ वजह ही से कुछ समय में मैं लोगों आपको बता दूं कि चैनल बहुत साल मेहनत करते हैं तब इतने व्यूअर, आज भी 30 लाख, पहली बार जो है इतने वर्षों के बाद में पहला ये जो है सीधा प्रसारण जा रहा है और जी दर्शकों ने देखना भी शुरू कर दिया है। इतने वर्षों के बाद जी उनके लिए भी एक खुशी का विषय है कि पहली बार जो है लाइव हो रहा है। लेकिन साथ ही ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से शुरुआत हो रही है, ठीक उसी जगह से जहां पहले भी शुरुआती स्थान भी वही है और बाबा की जी नगरी है। वहां से आशीर्वाद लेकर के जो है चैनल बढ़ रहा है और जहां से कहते हैं कि सूरज ही उगता है, तो मुझे लग रहा है कि चैनल इंडिया लाइव का भी वहीं से सूरज उग रहा है जहां से पहले शुरुआत हुई थी। कुछ समय के लिए बादल आए, हालांकि 7 साल एक लंबा समय होता है, लेकिन कुछ समय तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि फिर शुरुआत करने की कोशिश की है। बादल छटे हैं और फिर सूरज जो है पूरा दिखेगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी वाराणसी से बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से जो जी आगाज किया था, आज वो पूरे जी विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभरे हुए हैं। इसी तरह से हमारा चैनल इंडिया लाइव भी ये बाबा की नगरी से, बाबा के आशीर्वाद से, माँ गंगा के आशीर्वाद से पुनः इतनी तेजी से अग्रसर होगा, इसलिए कि अब तो हमारा चैनल इंडिया लाइव का जो चैनल है काफी इम्प्रूव कर चुका है, काफी नए नए चीज लेके आए हैं, नए कलेवर के साथ उभरा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सहयोग से ये पुनः आगे अग्रसर करेगा। जी कैसे देखते हैं कि जो तकनीकी व्यवस्थाएं भी चैनल में बदली हैं और उनको कैसे आप जो है पाते हैं?
तकनीकी व्यवस्थाएं तो मैं देख रहा हूँ तब अब में बहुत फर्क हो गई हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी आप लेके पुनः आए हैं, जिसका मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जी, चैनल वही है, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी चैनल का जो अंदाज है वो बिल्कुल नहीं बदला है। आपके शहर में आपका पसंदीदा चैनल इंडिया लाइव और एयरटेल की भी हम लोग तैयारी साथ के साथ, और इस समय लाइव जो चल रहा है उसे भी देख पाएंगे। स्क्रीन पर ये भी हम दिखाना चाहेंगे कि इस समय वर्तमान में हमारे चैनल पर 9100 जो है लोग, जो पहले 7 साल पहले थे वही है। 2016 में चैनल की शुरुआत हुई थी, ठीक, और आज 2023 चल रहा है। 29,62,083 व्यूज, दर्शक जो है वो भी स्क्रीन पर जो है प्ले हो रहे हैं। जो 29 मार्च, और ठीक यही मार्च था, मुझे लगता है आज 25 मार्च है, और ठीक 29 मार्च को इसके जो है 7 साल भी जो है पूरे होकर के 8 साल का ये भी जो है हो जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आगे जिस तरीके का प्यार है, अभी देखिए लाइव जो है स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि यही लाइव जो है जो हम बातचीत कर रहे हैं वो ये लाइव जो है यहाँ पर भी जो है देख पाएंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि यही लाइव जो है। जी, तो ये लाइव की व्यवस्थाएं हैं। जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल के साथ में आए, जुड़े। बहुत सारी व्यवस्थाएं नई तकनीकों के साथ में जो है चैनल का आगाज जो है हो रहा है, और वो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। बाकी आप क्या उम्मीदें करते हैं जो क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि हमारी समस्याओं में प्रमुख मुद्दे तो रहेंगे, क्योंकि सरकार से तो लड़ना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ आप क्या अपेक्षा करते हैं कि एक चैनल को और बेहतर और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए हम सिस्टम की कमियों को तो उजागर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकारों को क्या सुझाव भी हम बहुत और बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ अगर नए चेहरे और बड़े चेहरे जुड़ते हैं तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ मिलकर के एक नए प्रदेश का निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि जब देश जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, सनातनी राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, संस्कारों की तरफ बढ़ रहा है, और हम जो है पूरी दुनिया में छा रहे हैं, तो ऐसे में काशी अछूता कैसे रह सकता है? पूरी दुनिया उसे बरसों से जानती रही है। जी जी, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोगों की और हम लोगों के चैनल का ये जिम्मेदारी रहेगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। सरकार की जो भी नीतियां हैं उसके बारे में हम लोग गली मोहल्ले में प्रचार करेंगे, और फेस टू फेस मिलके सबकी समस्याओं को उजागर करते हुए सरकार के समक्ष उसको हम लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन लाइव डिबेट को लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि जब चैनल कोई आता है, और बहुत सारे चैनल जो है आ रहे हैं, ऐसे में लाइव डिबेट क्या उम्मीद बनकर के उभरेगा बनारस के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? जी सर, लाइव डिबेट तो एक ऐसा माध्यम है कि जो हम जिसके भी मन की जो बातें हैं वो डायरेक्ट हम लोग पूर्ण अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट उनकी जो भी समस्याएं हैं लाइव डिबेट के माध्यम से उनका पूरा जो भी बातें हैं, जो भी उनकी मन की बातें हैं, उसको पूरे जनता के समक्ष और सरकार के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल, लेकिन डिबेट पर जो है हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम सार्थक जो है बहस करें, हम सार्थक चीजों में जो है पढ़ें, क्योंकि लगातार आजकल सीजेआई ने भी बोल दिया है कि मीडिया ट्रायल ऐसी चीज है जिससे लोग दुखी हो गए हैं। चैनल पे वो बहस हो रही है कि वो दोषी बाद में है, केवल किसी पर आरोप लगने भर से हम उसको दोषी ठहरा देते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या मीडिया को इतनी भी पत्रकारिता से नीचे गिर जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की इज्जत वापस आएगी क्या? कल को अगर कोर्ट उसे बरी कर दे तो क्या किसी की इज्जत जो है बड़ी हो गई? मीडिया में ट्रायल हो, लेकिन क्या सार्थक बहस भी तो हो सकती है, पॉजिटिव बहस भी, उसके चीजों पर जो है बहस हो, लेकिन अगर उसकी हम इमेज गिराने का प्रयास अगर करते हैं तो लगता है कि पत्रकारिता से लोग अलग भटक रहे हैं, अलग हट रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। नहीं, पत्रकारिता जगत को लेके तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कुछ छुट भैया पत्रकार लोग जो हैं वो छोटी मोटी ये करके हरकत करके जो अच्छे चैनल्स हैं, अच्छे बड़े चैनलों को, मैं बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ जिनमें आज तक आता है, एनडीटीवी आता है, जी न्यूज आता है, उनमें किसी भी एक व्यक्ति की आकर की इमेज इस तरीके से खराब कर दी जाती है, कल को कोर्ट उसे बरी कर दे तो ऐसे में क्या उसकी इमेज वापस आ जाएगी? ऐसे में चैनल इंडिया लाइव किस उम्मीद पर खरा उतरेगा कि हमारा काम पत्रकारिता करना है, किसी को दोषी साबित करना नहीं है? क्योंकि सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि कोर्ट में तो व्यक्ति बाद में सजा पाता है, दोषी बाद में साबित होता है, मीडिया ट्रायल में तो पहले ही दोषी साबित कर देते हैं वो लोग, जबकि ऐसा होता नहीं है, बाद में वो निर्दोष साबित हो जाए तो फिर कैसे मीडिया जो है इसको देखता है? जी, और आप इसको कैसे देखते हैं?
सर देखिए, मीडिया का काम है किसी को दोषी साबित करना नहीं, ये काम तो कोर्ट का है। मीडिया तो सामने प्रस्तुत करता है कि ये समस्याएं हैं, ये बातें हैं, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, और अपने डिबेट के माध्यम से सबसे मिलते हुए सबके बातों को पक्ष को रखते हुए, ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं कि मीडिया निर्णय ले ले और किसी को दोषी ठहरा दे। ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो भी कहेगा, हाँ, हम अपनी बातों को, जनता की बातों को, लोगों की बातों को सबके समक्ष रखेंगे कि हाँ, ये इनकी बातें, ये इनकी बातें हैं, लेकिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होती है सर। जी, जो पत्रकारिता है उसको आज के दौर में आवश्यकता है कि हर खबर जो है चैनल पर लाइव भी चले, क्योंकि क्या होता है कि कुछ पत्रकार क्या करते हैं, वीडियो बनाया, उसके बाद में ब्लैकमेलिंग शुरू की, और इससे जो हम करप्शन जो खत्म करना चाहते हैं, बड़े लोगों का भले करते हैं, लेकिन जो जड़ों में जो करप्शन जो बढ़ चुका है उसको खत्म करने के लिए हमें ये लगता है कि हमारे अगर पत्रकार लाइव होंगे, मान लीजिए कि हमारा एक पत्रकार चैनल इंडिया लाइव का किसी हॉस्पिटल से लाइव कर रहा है और लाइव की बजाय वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहां आकर के कुछ दबंग उसको धमकाते हैं, कैमरा छीन लेते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और उल्टा उसके ऊपर जो है सरकारी डॉक्टर के साथ मारपीट का जो है आरोप लगा करके उसको जो है ये कर दिया जाता है। लाइव के दौरान हमारा पत्रकार कहीं से भी रिपोर्टिंग करे, वो लाइव ही आएगा। अब लाइव के दौरान चाहे वो कैमरा तोड़ देवे, चाहे फोड़ देवे, उनका कोई भी जो पूरा डेटा है वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो हमारे पास जो है एविडेंस भी, कहते हैं अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करो, तो पत्रकारों की सुरक्षा हम स्वयं करने में अब सक्षम हैं या नहीं? आप इसको कैसे देखते हैं कि लाइव से हमारे पत्रकार सुरक्षित हैं अथवा नहीं? जी जी नहीं, लाइव पे देखिए, पत्रकार का मतलब होता है कि हर सत्यता को उजागर करना, लेकिन जो दबंग किस्म के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि ये हमारी जो सत्यता है वो चैनल पे उजागर ना हो, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे पत्रकार बंधुओं को प्रताड़ित करते हैं, उनके कैमरे को तोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आपने शुरुआत की है, वो जो तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है हमारे न्यूज चैनल पे प्रसारित हो जाती है, और उसका पूरा रिकॉर्ड जो है हमारे जो है डेस्कटॉप पे रहता है। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि इससे पत्रकारों को एक नया बल मिलेगा, क्योंकि बड़े चैनलों में जो ये सुविधाएं हैं वो मौका नहीं दे पाते हैं, वो केवल बड़ी बड़ी खबरें चलाते हैं, वहां स्लॉट छोटी खबरों को दिया ही नहीं जाता है। लेकिन अब छोटी खबरों को हम प्रमुखता से अगर उजागर करेंगे तो हम ये कह सकते हैं हमारे पत्रकार सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत होंगे, सुरक्षित होंगे, कोई भी सवाल कर सकेंगे, और अधिकारी के अंदर भी ये डर होगा कि ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, साहब आपको पूरा देश देख रहा है, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हो, क्योंकि युग बदल गया है। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नया डिजिटल भारत जब कर रहे हैं, नया भारत कर रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि सब कुछ नया हो चुका है और आप भी नए वर्जन में अपडेट हो जाइए, अन्यथा नोकिया की तरह जो है आप भी बाहर हो जाएंगे, किसी काम के रहेंगे नहीं, क्योंकि आज हम पीछे पड़े हैं, कल को और भी पीछे लोग पड़ेंगे। जी जी नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और ये अब वो चीज लोग भूल जावे कि जो पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता था या उनको परेशान किया जाता था, अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी तो हमारा जो भी चीज होगा डायरेक्ट जो है वो रिले होगा, और डायरेक्ट जो है पूरी पब्लिक इस चीज को देखेगी। अगर वो पत्रकार बंधुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये भी डायरेक्ट टेलीकास्ट होता रहेगा और लोग इसको देखते रहेंगे, और वो कभी भी अपनी गलती को छुपा नहीं पाएंगे। जी, बहुत सारी खबरें हमारे बीच में आती हैं कि थाने में लोग जाते हैं, थाने में क्या शिकायतें होती हैं, आप भी देखते हैं कि FIR तो एक होती है, लेकिन लोगों की समस्याएं अधिक होती हैं। तो ऐसे में हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि उन खबरों को केवल कुछ स्थान दिया जाता है अखबारों में, उनकी खबर बड़ी प्रमुखता से नहीं उठ पाती है। जैसे मान लीजिए किसी एक गरीब की बाइक चोरी हो गई बनारस के अंदर, तो उसके लिए तो उसकी बाइक ही BMW है, तो मुझे लगता है कि अगर उसको 1-1.5 घंटे में खोजना है, लोकल चैनलों को जिस तरीके से बंद किया गया, जबकि बंद नहीं करना चाहिए था, लोकल चैनल जो है वो छोटी खबरों को बड़ा करके, वो बड़ा माध्यम थे, जो स्थानीय लोग हैं उन खबरों को देख करके वो तुरंत जो है इन चीजों में जुट जाते थे, लेकिन वो ठगी का माध्यम जो है बना लिया लोगों ने, ब्लैक मेलिंग का, क्योंकि हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कल को यही चैनल और इसी चैनल के पत्रकार अगर बेहतर ढंग से ले चलेंगे तो चैनल बहुत जो है ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन इसी चैनल के पत्रकार अगर गिराने का प्रयास करेंगे तो चैनल की छवि तो धूमिल होगी, और पुनः जो है उन्हीं हरकतों की वजह से फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अब बाबा की नगरी से फिर शुरुआत हुई है, क्योंकि पिछली बार संसाधनों के अभाव में ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन इस बार कोई ऐसा इश्यू नहीं है। इस बार पूरी मजबूती के साथ की जो गलतियां पहले हुई हैं वो इस बार नहीं करेंगे। इस बार आम आदमी की आवाज को सीधे आप
थाने जा रहे हैं तो 15 मिनट 20 मिनट आप हमारे ऑफिस में भी निकाल के आइए, हम सीधे आपको लाइव ले चलेंगे। जो पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहा है हम आपको सुनेंगे, हम जी पूरा बनारस आपको सुनेगा। तो हम हर रोज अधिक से अधिक पीड़ितों को बुलाने का, बिठाने का प्रयास करेंगे, उनके सामने होर्डिंग्स लगाएंगे, चीजें कि अगर आप यहाँ आवाज उठा रहे हैं यहाँ, तो आपकी सिर्फ केवल लिखित में आवाज सुनी जाती है और सुनी भी जाती जी है या नहीं। लेकिन आप हमारे स्टूडियो आइए, यहाँ से बैठ के जैसे रेडियो पर प्रसारण होता है वैसे ही आप अपनी पूरी बात रखिए, उसमें अधिकारियों को भी कांटेक्ट में लिया जाएगा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया है। क्योंकि जब बात साजिश प्रधानमंत्री को बदनाम करने की हो, सिस्टम पर सवाल हो, योगी जी पर सवाल हो, तो बात सिस्टम की नहीं है, वो तो क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऐसे में मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है कि सिस्टम को सुधारने का प्रयास मीडिया ही करेगा, तभी सुधर पाएगा। क्योंकि जी योगी जी ने तो बोल दिया है कि अगर किसी पत्रकार पर कोई आक्रमण करता है, कुछ करता है तो 7 साल सजा। तो कैसे देखते हैं योगी जी के शासन को और सिस्टम को, कि क्या सिस्टम आज भी सपोर्ट उतना कर पा रहा है? जैसे कानपुर की घटनाएं आती, बहुत सारी घटनाएं आती हैं, हालांकि उनसे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सिस्टम को और अपडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि सिस्टम को वास्तविक में सुधारने की अगर क्षमता रखता है, वो मीडिया एक अहम माध्यम हो सकता है, बड़ा माध्यम हो सकता है। जी सर, ये है कि जैसे योगी जी ने पत्रकारों के लिए निकाला है, लेकिन हमारा ये कहना है कि प्रशासन और शासन अगर मीडिया के साथ मिलकर चलता है, जैसे लोकल चैनल है, लोकल चैनल ही एक ऐसा माध्यम है कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले की जो खबरें हैं, जो बड़े चैनल प्रसारित नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो गली मोहल्लों के छोटे छोटे लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी बड़े चैनलों में उजागर नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा जो चैनल है, हमारे जो मीडिया कर्मी है, हमारे जो मीडिया भाई है, हमारे जो मीडिया मित्र है, वो गली गली में जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, वहां पे सरकार की भी जो नीतियां हैं, सरकार की भी जो सुविधाएं हैं, वो जाके अपने चैनल के माध्यम से लोगों को समझाएंगे। आज योगी जी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बड़े चैनलों पे नहीं आ पा रहा है, समस्याएं भी है तो हर बड़े चैनलों पे नहीं आ पा रहा है। जिससे हमारा जो चैनल है, ये हमारे जो मीडिया मित्र हैं, बंधु हैं, ये लोग जाके शासन से, प्रशासन से सबसे मिलते हुए रूबरू करवाएंगे, सबको एक साथ एक मंच पर लाके अपने चैनल के माध्यम से डायरेक्ट टेलीकास्ट कराते हुए सबको ही अवगत करवाया जाएगा। ये हमारे चैनल की प्रथम प्राथमिकता है। जी, और यही होना भी चाहिए। लोग यही एक उम्मीद करते हैं नए चैनल से या नए मीडिया संस्थान से या नए संगठन से कि वो आकर के हमारी समस्याओं को सुने, और वो भी धरातल से सुने। केवल विधायकों के टेलीकास्ट करने से, या मुझे लगता है कि एसपी साहब की कॉन्फ्रेंस करने से, डीएम का काम करने से उनको करने देते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, वो अच्छा और काम करें, क्योंकि उसकी फीस भी तो ले रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी भी तो ले रहे हैं, तो उनको तो सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कॉन्फ्रेंस से जरूरत ये है कि अगर कोई तड़प रहा है, कोई मरीज को दवाई नहीं मिल रही है, वहां से हमें लाइव करने की जरूरत है। जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो इनके भी अच्छे काम दिखा दिए जाएंगे। तो आज के दौर में ये आवश्यकता है कि एसपी साहब ने अगर 100 में से 50 केस हल कर लिए, तो 50 क्यों हल नहीं हो पाए, वो चीज सबसे बड़ी है। कि अगर एसपी साहब ये सोचते हैं कि 50 केस तो हमने हल कर दिए, इतना बड़ा तो काम कर दिया, तो सैलरी तो आप नहीं आधी लेंगे। अगर आधे केस हल कर रहे हैं तो आप आधी सैलरी भी उस महीने आप ले लीजिए। तो जितने अधिकारी हैं वो अपना काम और तेजी लाएं, क्यों? उनको वेतन इसीलिए दिया जा रहा है, टैक्स उनको इसीलिए जा रहा है। उस टैक्स, जो जनता का टैक्स है, वो बेकार ना हो, खराब ना हो, इसी के लिए तो अधिकारी चुने जाते हैं कि वो सही जगह पैसा जाएगा। तो आप अपना जो काम है वो ईमानदारी से करेंगे, जिस चीज के लिए आप आए हैं, जिस संविधान की शपथ आप खा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक और प्रश्न उठता है जो धार्मिक अपवाद बनता है पार्टियों को, क्योंकि आज हम जब चर्चा का विषय लेके चल रहे हैं तो हर चीज को हम चाहते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा छेड़ा जाए। ये तो हर रोज छेड़ा जाएगा। जब लोग ग्रंथों का अपमान करते हैं तो क्या काशी को भूल जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ संत रविदास जी के पक्ष में आ जाते हैं, हालांकि उनके भी चमत्कार बहुत हैं। तो अगर पाखंड है तो सारा पाखंड हो, और चमत्कार है तो सारा चमत्कार है। जी, वैसे तो चमत्कारों की नगरी जो है काशी है। जी, ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है। और ये जैसा आपने कहा है कि अगर चमत्कार है तो सबको ही चमत्कार किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष को लेके, एक व्यक्ति को लेके कि उसकी ये चमत्कार नहीं करते हैं तो ये चमत्कार करते हैं। अगर चमत्कार है वो सबके लिए है। और ये तो बाबा भोले की नगरी जो काशी है, यहाँ तो खुद ही अड़भंगी भोलेनाथ बैठे हुए हैं। यहाँ तो किसी का भी जो है वो चमत्कार हो, यहाँ तो हम अपने आप चमत्कार होता है, कण कण में यहाँ शंकर है। जी, लेकिन काशी बड़ा जो है एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि अब काशी में कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो गया है, मध्य प्रदेश में भी हो गया है। भगवान कृष्ण के जो है जन्मस्थली, तपोस्थली हम जिसे कह सकते हैं,
वो पावन धरा जहां वो प्रकट हुए, मथुरा, वहां में शुरुआत और आगाज हो चुकी है। सरकारों के काम को कैसे देखते हैं? क्या मुगलों को भूल करके जो लोग अच्छे और सही लोग हैं वो आगे आ रहे हैं? वसीम रिजवी जैसे लोग जो है साफ साफ कह चुके हैं कि जो जिसका है वो उसका हो, सम्मान इस देश में सभी का बराबर हो रहा है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि जब बात हिंदू राष्ट्र के लोग कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? गुरेज कैसा होना चाहिए, परहेज कैसा होना चाहिए? हमारा भारत है, अगर उसमें ये लिखा है कि हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें मीट मांस का त्याग कर देना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? हमारी संस्कृति और सुदृढ़ हो रही, मजबूत हो रही, पूरी दुनिया उसे अपना रही। जी सर देखिए, धीरे धीरे तब अब में तो बहुत फर्क आ चुके हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी तेजी से चलता चला जा रहा है। आज जो नए पीढ़ी है, नए युवा पीढ़ी है, आज उन लोगों के अंदर भी सनातन धर्म के प्रति रुचि और रुझान चलते बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये है कि अभी 25% जो युवा हैं, जो नए लोग हैं, जो दिशा भ्रमित पथ भ्रमित हो चुके थे, आज वो पुनः सनातन धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मंदिरों में भीड़ हो रही है, घर घर में जो है पूजा पाठ की समझ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो तब अब में बहुत फर्क है। आने वाला युग यही होगा कि एक दिन फिर जो हमारा धर्म, जो सनातन धर्म है, वो पूरा प्रसारित हो जाएगा। ये हमारे माननीय मोदी जी का भी, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनका भी ये देन है, और मुख्यमंत्री जो सूबे के हमारे हैं योगी जी, उनका भी देन है। और इन लोगों के अंदर, जैसे लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं कि ये मुसलमानों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं को ऐसा कर रहे हैं, ये करता ही नहीं है। वो दोनों के लिए कर रहे हैं, सबको समानता लेके चल रहे हैं। आज जो चीज हिंदुओं को मिल रहा है वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति रोटी सेकते हुए ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, सब आपस में मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक बंधु लोग हैं जो आपस में लोगों को मिला के, लेकिन अब वो चीज भी बदल गया है। क्योंकि पहले जो मुसलमान के जो बच्चे थे वो अनपढ़ थे, आज वो भी पढ़ लिख के एमबीए करके, बीए करके, पढ़ाई लिखाई करके जब वो बाहर की दुनिया में निकले हैं तो उनको लगा है कि नहीं, जो रास्ते पे हम लोग चल रहे थे वो रास्ता गलत था। आज बहुत ही परिवर्तन है और आने वाले समय में और भी परिवर्तन आएंगे। हिंदी की बड़ी उपेक्षा की जाती थी 2014 से पहले। हिंदी भाषी लोगों को ऐसे देखा जाता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले लें तो बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। अन्य राज्यों में भी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। महाराष्ट्र में हिंदी का बड़ा अपमान होता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि जैसे हिंदी जो पत्रकार हैं उनको बहुत ही ऐसे देखा जाता था, अंग्रेजी पत्रकारों के सामने तो ये शून्य है। लेकिन आज वो एक जो बिना किसी का अपमान किए हुए, बिना किसी को छोटा कहे हुए, जो हिंदी पत्रकारों का, जो हिंदी माँ है हमारी, हिंदी जगत जननी कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी है। तो आज हिंदी पत्रकारों का, हिंदी के पुरोधा पंडितों का, जो हिंदी का माँ हिंदी का जो सम्मान हो रहा है, और हमारा भी हिंदी चैनल है, राष्ट्रीय हिंदी चैनल, इसको कैसे आप जो है देखते हैं कि हिंदी का स्वाभिमान, हिंदी का गर्व बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वो वास्तविक में सराहनीय है। वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं ताल ठोक के कि माँ हिंदी का वो बेटा जिसने हिंदी का मान बढ़ाया, और हम सब बेटों को जो है आगे आना चाहिए। बाकी किसी भाषा से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा और अपनी चीजों से अगर जुड़े न रह पाए तो फिर हम किसका सम्मान कर रहे हैं? जी नहीं, एकदम सही बात है। अगर हिंदुस्तान में है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हम अपने भाषा से ही खिलवाड़ करेंगे तो फिर हमारा हिंदुत्व और हमारा सनातन धर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप देखते होंगे कि कहीं आज वैसे भी भाषा को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर आप हर 200 किलोमीटर में जाएंगे तो हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। तो ये तो मतलब संस्कृति, लेकिन संस्कृति तो हमारा सनातन है और हिंदू धर्म है, और हिंदी ही हमारी संस्कृति है। जी, साथ ही जो बड़े पत्रकार, क्योंकि हमारे मुद्दे अलग अलग हैं और हर टॉपिक पर अलग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम है और समय में सारे सवाल आ जाए, कोई डिबेट देखे तो उनका छूट ना जाए। बड़े जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, क्या चैनल इंडिया लाइव के आने से उन पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो अच्छे पत्रकार हैं और वो ऐसी सुविधाएं चाहते हैं और उनको ऐसे संसाधन युक्त चैनल नहीं मिल पाते हैं, ऐसे संसाधन नहीं मिल पाते हैं, उनके अभाव में वो पत्रकारिता जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या बड़े पत्रकारों के सामने भी वो हमारे पत्रकार चुनौती बनेंगे, उभर के आएंगे? बिल्कुल बनेंगे चुनौती। हमारी जो सत्यता है, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे पत्रकार में मित्र जो हैं, वो अपने काम से और अपने कैलिबर से इतना ज्यादा अपने चैनल के प्रति वो वफादारी दिखाएंगे कि वो चुनौती अपने आप में बड़े चैनलों को हमारा चैनल देगा। जी,
एक सबसे बड़ा और प्रश्न है, जब लोग कहते हैं कि अधिकारी हमें बोलता है कि हम बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अधिकारी हमें बोलता है आपका चैनल, आपका अखबार, आपका एजेंसी, आपका रेडियो, आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसी में राजनेता भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। जब पत्रकार को राजनेता और पुलिस प्रशासन के लोग ये कहने लगे कि आपका चैनल फर्जी है, आप फर्जी पत्रकार हैं, आप गलत हैं, ये अगर कहने लगे तो लगता नहीं कि वो पत्रकार फिर सही पत्रकारिता कर रहा है, क्योंकि अगर राजनेताओं और प्रशासन की नजर में खटके नहीं तो पत्रकार कैसा? जब खटकेगा तभी तो उल्टा सीधा कहा जाएगा। मतलब है जी कि पत्रकार सही दिशा में जा रहा है और लोगों की आवाज उठा रहा है, ये कह सकते हैं। जी सर, देखिए, अगर सत्यता आप किसी के भी दुखते रग में हाथ रखोगे तो उसको तो तकलीफ तो होएगा ही। अगर मैं, और दूसरा चीज, हमारा चैनल अगर चापलूसी करने लगेगा तब तो आप बहुत अच्छे हैं। तो चापलूसी जो भी चैनल करता है, किसी भी कोई भी मीडिया कर्मी अगर किसी की चापलूसी करता है, उन्हीं की बात को बातों में रखते हुए, शासन हो चाहे प्रशासन हो, तब तो आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप पत्रकार बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं जब हकीकत उजागर करता हूँ, मैं आपके दुखते हुए नस पे हाथ रखता हूँ, तब तो भाई ये पत्रकार बड़ा बुरा है, ये चैनल तो बड़ा जी बुरा है। जी तो ये फर्क पड़ता है। तो हम तो सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप मेरे चैनल को बुरा बोलो, आप मेरे को बुरा बोलो, लेकिन जो सच्चाई है, जो सत्यता है, मैं तो वो सामने रखूंगा और पूरी जनता के सामने रखूंगा। बहुत सारे पत्रकार ये भी हमसे कहते हैं कि क्या सर सूचना अधिकारी हमारा मानता नहीं है। मैंने कहा कि सूचना अधिकारी से ही आप शुरू हो जाइए। सूचना अधिकारी जो आने वाला पैसा है वो कितने बड़े पत्रकारों को बांटता है, कितने छोटे जो अखबार हैं हमारे शहर में चलने वाले उनको देता भी है या नहीं, क्योंकि पैसा न देने के अभाव में वो छोटे अखबार बंद हो जाते हैं। ये सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई जी है। पैसा बराबर आता है लेकिन बड़े अखबारों तक ही सीमित रह जाता है, जिससे कि छोटे अखबार पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं। और तोड़ा है, हजारों अखबार बंद हुए होंगे, काशी क्या पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर। और यही सच्चाई है सूचना जनसंपर्क अधिकारियों की। और ये खुलकर के जब आएगी मंच पर तो प्रयास तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक से शुरुआत करेंगे। मैं ये कहता हूं कि जो गलत कर रहा है वहीं से शुरुआत करो। जो छोटे पत्रकार हैं जो हैं उनको दम तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पैसा हमारा बड़े लोगों को बांट देते हैं। और इसलिए वो छोटे अखबार जो वास्तविक में काशी की आवाज हो सकते हैं, वास्तविक में यूपी की आवाज हो सकते हैं, उन अखबारों को दम तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको तो सांस लेने के लिए, खाने के लिए उनको तो चाहिए ना। जब पैसा जो आया है वो बड़े लोगों में बांट दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, तो क्या संदेह के घेरे में इनका जो है वो किरदार नहीं आता है सूचना अधिकारियों का? क्या इनको नहीं सोचना चाहिए कि छोटे अखबार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे संस्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इनको उठाने की जरूरत होती है। उनको जी 5 लाख का विज्ञापन देने की बजाय 4 लाख भी कर सकते हो, ये 1 लाख में 10 निपट जाएंगे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। इसको कैसे जी देखते हैं कि क्या इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ क्या समाचार नहीं होने चाहिए? जी नहीं नहीं, बिल्कुल। और हम लोगों का यही मुहिम रहेगा कि जो भी पत्रकार बंधु या जो भी छोटे पेपर है या जो भी छोटे छोटे चैनल्स हैं, अगर वो, हम लोग इस पे भी एक मुहिम चलाएंगे। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें मुहिम तो इस पे जी चलेगा ही चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। और कोई अपील आप करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से, अपने छूटे हुए पत्रकारों से, आने वाले नए जो पत्रकार आपके साथ में शामिल होंगे, कोई अपील आप करना चाहें? क्योंकि पहला वीडियो है, आगाज तो हो चुका है और आगाज के साथ में वही स्थान, वही चेहरा, वही अंदाज, वही नाम, सारा कुछ वही है। जी सिर्फ मैं थोड़ा सा मेरा बदल गया हूँ, आप थोड़ा सा बदल गए हैं। जी मैं जवानी से बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हूँ और आप बुढ़ापे से जवानी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जी होना भी मैं चाहिए। तो जी मैं तो ये अपील करूंगा कि जो भी हमारे पुराने साथी चैनल इंडिया लाइव के थे, पूरे पूर्वांचल के साथियों को मैं बता रहा हूँ कि उपहास हर लोगों का होता है और उपहास उन्हीं का होता है जो आगे बढ़ते हैं। कुछ कमियां रही कुछ लोगों के वजह से, 7 साल पहले हमारा चैनल कुछ लोगों के वजह से बंद हुआ, लेकिन आज नए कलेवर के साथ ये पुनः नई टेक्नोलॉजी के साथ आज पुनः फिर से ये लॉन्च हुआ है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जिस तरह से पहले इस चैनल का सहयोग किए थे, इस चैनल का साथ दिए थे, इस आप लोग फिर से नए कलेवर के साथ, नए जोश के साथ फिर से आवे। बाकी जो भी मदद होगा, जो भी काम होगा, आप लोग बताएं, मैं आप लोग के साथ हूं। बस ये चैनल को आज नई टेक्नोलॉजी के साथ आया हुआ है, आप लोग पुनः इससे जुड़े और
पुनः अपना काम जिस जोश खरोश से आप लोगों ने 7 साल पहले किया था, आज उस चौगुना जोश खरोश के साथ इस चैनल के साथ जुड़ के फिर से पुनः काम करें। एक बार फिर से पुनः हमारी तरफ से और चैनल इंडिया लाइव की पूरी टीम की तरफ से, पूरे बोर्ड की तरफ से जितेंद्र गुप्ता जी को पुनः जिम्मेदारी संभालने के लिए और उनके जो है अच्छे भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों बधाई। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव, क्योंकि हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। हमारा मकसद आपको आगे ले जाना, आपको सच बताना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।